अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल मुल्तान से शाहजहां साहब ने लिखा है। पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसबगोल की कोलेस्ट्रॉल कम करने के मुतालिक अफादियत के बारे में तफसील से आगाह करें। शाहजहां साहब, इसबगोल जिसको साइलम भी कहा जाता है, इस पर बहुत रिसर्च हुई है और कई दहाइयों से रिसर्च हो रही है और मुख्तलिफ़ हवालों से रिसर्च हो रही है। मैं यहाँ स्पेसिफ़िकली, चूँकि आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने के बारे में पूछा है, इसलिए सिर्फ इसी बारे में ही ये आज की वीडियो होगी। इसबगोल के इस्तेमाल से साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क में कमी वाक़ हो जाती है। अब मैं इस बात को आम फहम अंदाज में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखें, दिल का काम सारे जिस्म को खून प्रोवाइड करना है और खून इन सारे जिस्म के खुलियों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह दिल को खुद अपने फंक्शन करने के लिए भी खून की और खून के ज़रिए ऑक्सीजन के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और दिल को ये ऑक्सीजन करोनी आर्टरीज़ यानी दिल की शरियानें मुहैया करती हैं। अब अगर दिल की शरियानें यानी करोनी आर्टरीज़ किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं, यानी उनका रास्ता तंग हो जाए, तो खून की सप्लाई जो दिल के खुलियों को होती है उनमें कमी वाक़ हो जाती है। अब जब खून की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन दिल के खुलियों को कम पहुँचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो इसको कहते हैं इस्कीमिया। और इसके नतीजे में, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज़िंदगी के लिए एक लाजमी अंसर है, तो दिल के जो खुलिये हैं वो मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं नेक्रोसिस यानी इस्कीमिक नेक्रोसिस, जिसके नतीजे में एंजाइना यानी सीने में शदीद दर्द और फिर आगे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कैफियत पैदा हो सकती है। तो ये जो दिल की शरियानें करोनी आर्टरीज तंग होती हैं, इसकी एक वजह एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल और फैट्स दिल के शरियाने यानी करोनी आर्टरीज़ में जमा हो जाते हैं और जमा होकर और मुख्तलिफ़ चीज़ें इनमें शामिल हो जाती हैं, वो क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट बनने से जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, तंग होने से खून के बहाव में कमी वाक़ हो जाती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बॉडी में नॉर्मल हालत में रखे जाएंगे और इसके अलावा LDL लेवल्स हैं और दूसरी एपोलिपोप्रोटीन B लेवल्स हैं, इसके अलावा दूसरे लिपिड मार्कर्स हैं, अगर इनके लेवल्स को कम रखा जाएगा, HDL के लेवल्स को ज़्यादा रखा जाएगा, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस में कमी वाक़ होगी, क्लॉट नहीं बनेगा, खून की नाली तंग नहीं होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं होगी और उसके रिस्क में कमी वाक़ हो जाएगी और फिर एंजाइना और हार्ट अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला सवाल ये है कि इसबगोल ये करता कैसे है। अब फाइबर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे कम करते हैं, साइंटिफिकली इसके मुतालिक डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरीज़ मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ, वो ये कि जिगर का बहुत सारे कामों में से एक काम बाइल एसिड्स बनाना है। जिगर बाइल एसिड्स प्रोड्यूस करता है, ये बाइल एसिड्स वो कोलेस्ट्रॉल से बनाता है। बाइल एसिड्स जिगर से बनने के बाद पित्ते में जाते हैं, पित्ते में ये गाढ़े होते हैं, कंसनट्रेट होते हैं और वहाँ से कंसनट्रेट होने के बाद ये छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पे ये जो खाने में ग़िज़ा में जो फैट्स मौजूद होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं और फिर ये बाइल एसिड्स वहाँ से वापस जिगर में आ जाते हैं और इस दौरान मामूली मिकदार में कुछ बाइल एसिड्स का अखराज पखाना के ज़रिए भी हो जाता है। जितनी बाइल एसिड्स में कमी वाक़ हो जाती है, जितना उनका अखराज होता है, उतना बाइल एसिड्स जिगर दोबारा कोलेस्ट्रॉल से बना लेता है। अब ये इसबगोल जैसे फाइबर्स ये क्या करते हैं, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस क्या है, मफरूज़ा ये है कि ये फाइबर्स बाइल सॉल्ट से यानी बाइल एसिड से बाइंड हो जाते हैं छोटी आंत में, जिसकी वजह से वो वापस जिगर में नहीं जा पाते, उनका काफ़ी सारा हिस्सा पखाना के ज़रिए बड़ी आंत से खारिज हो जाता है। तो वापस जिगर में बाइल सॉल्ट्स कम मिकदार में पहुँचते हैं। जब वो कम मिकदार में पहुँचते हैं तो जिगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हुए दोबारा वापस उनको बाइल एसिड्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का नुकसानदेह केमिकल आप समझ लें और बाइल एसिड उससे एक मुनाफे बख्श केमिकल में बन जाते हैं। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल की ब्लड में कमी वाक़ हो जाती है, ब्लड लेवल्स कम हो जाते हैं क्योंकि उनका एक ज़्यादातर हिस्सा बाइल सॉल्ट्स बाइल एसिड्स बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बहुत सारे मैकेनिज़्म में से एक मैकेनिज़्म है, इसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, यानी बाइल सॉल्ट्स जिगर से प्रोड्यूस होकर पित्ता, पित्ते से छोटी आंत और छोटी आंत से वापस जिगर में जाते हैं। ये एक साइकिल चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है, इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जैसे मैंने बताया कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए फाइबर्स
जिनमें इस्पगोल भी शामिल है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। और भी कुछ मफरूज़े हैं जिनकी तफसील में जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इसी मैकेनिज़्म के तहत एक्ट करती हैं, जैसे कोलेस्टेरामीन है, कोलेस्टिपोल है। ये बाइल एसिड्स के साथ बाइंड होते हैं इंटेस्टाइन में, और बिल्कुल जो मैकेनिज़्म मैंने अभी फाइबर के बारे में आपको बताया, बिल्कुल सेम इसी मैकेनिज़्म के तहत ये बाइल एसिड से बाइंड होती हैं और बाइल एसिड का अखराज बड़ी आंत के ज़रिए उसमें इजाफे का बाइस बनती हैं। तो मैकेनिज़्म फाइबर्स का मिलता जुलता है कोलेस्टेरामीन से, कोलेस्टिपोल से, जिनको बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स भी कहा जाता है। अब आते हैं साइंटिफिक रिसर्च की तरफ। ये एक स्टडी 2018 में पब्लिश हुई है द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, और इसको कनाडा और क्रोएशिया के साइंटिस्ट ने मिलकर पब्लिश किया है। ये एक मेटा एनालिसिस है जिसमें इन्होंने 28 क्लिनिकल ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस किया है, उनको रिव्यू किया है। क्लिनिकल ट्रायल्स को मैंने मेयार बनाया है, ना यहाँ मैं आपको कोई ऐसी स्टडी बता रहा हूँ जो कि इन विट्रो लेबॉर्ट्री में हुई है, ना मैं आपको कोई ऐसी स्टडी बता रहा हूँ जो एनिमल्स पे हुई है। ये सारी की सारी स्टडीज़ इंसानों पे हुई हैं और इस्पगोल इंसानों को खिलाया गया, जिसके नतीजे में उनके लिपिड प्रोफाइल पे जो इफेक्ट्स थे वो चेक किए गए। और ये जो स्टडी मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इन्होंने 1988 से लेकर 2015 तक की 28 स्टडीज़ जो कि डिफरेंट ममालिक में हुई, उनको इकट्ठा किया और उनका एक निचोड़ पेश किया, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ये 16 स्टडीज़ क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका में हुए, 3 कनाडा में हुए, 2 मैक्सिको में हुए, एक ब्राज़ील, ईरान, इटली, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और एक ट्रायल हुआ स्पेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस को मिलाकर। तो ये टोटल 28 क्लिनिकल ट्रायल्स थे, इंसानों पर तजर्बात किए गए, जिनका निचोड़ ये इस स्टडी में बयान किया गया है और इस पर रिसर्च की गई है। तो इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक इन 28 क्लिनिकल ट्रायल्स का निचोड़ ये कहता है कि जो ऑप्टिमम डोज है इस्पगोल की वो है 10.2 ग्राम पर डे, यानी इसको 10.2 ग्राम एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो ये 28 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन्होंने 2.4 ग्राम से लेकर 24 ग्राम तक की डोजेज़ इस्तेमाल की हैं, लेकिन इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक जो ऑप्टिमम डोज है वो है 10.2 ग्राम पर डे। इसको एक दिन में डिवाइडेड डोजेज़ में लिया जा सकता है, यानी 2-3 हिस्सों में तकसीम करके लिया जा सकता है। और इस मेटा एनालिसिस के मुताबिक डोज रिस्पांस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सका, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्पगोल की मिकदार में इजाफा करते जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल में या एलडीएल के लेवल में उसी हिसाब से बतदरीज कमी आती चली जाएगी, बल्कि इनके नज़दीक 10.2 ग्राम से ज़्यादा या कम कर लें तो कोई ख़ास सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप नहीं है। 10.2 ग्राम, एफडीए ने भी 10.2 ग्राम ही रिकमेंड की है, तो यही एक ऑप्टिमम डोज है। इसको आप लिक्विड में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में या सीरियल्स में बेक करके या कुकीज़ की शक्ल में बेक करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और नुक्ता 10.2 ग्राम पर डे की फेवर में ये भी है कि चूँकि इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स भी हैं, ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट का फूलना और हवा का अखराज भी हो सकता है, और इसको तबीब हजरात मुख्तलिफ पेट की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसको 10.2 ग्राम की डोज में ही इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स कम से कम आएँ। अब सवाल ये कि किस उम्र के लोगों में इसकी अफादियत ज़्यादा हो सकती है। तो अगरचे ये जो 28 क्लिनिकल ट्रायल्स इस मेटा एनालिसिस में शामिल हैं, इनमें बहुत एक वसी रेंज है, मतलब बच्चों से लेकर 60 साल की 58 साल की उम्र के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि दरमियानी उम्र के लोग यानी 35 साल से लेकर 58 साल की उम्र के लोग जिनमें शामिल हैं। तो मेरा एनालिसिस भी यही है कि दरमियानी उम्र के लोगों में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अगरचे इसके असरात उन लोगों पर भी हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इसको आप 3 हफ्ते से लेकर 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, इसको 6 महीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, 4 महीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, 2 महीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, 1 साल के लिए भी किया गया है। तो ये आपकी सवाबदीद पे है, आप 3 हफ्ते से लेकर 1 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शाहजहां मलिक साहब, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोग मुझ तक मज़ीद अपने कुछ सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।